हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आधार कार्ड के आने के बाद से लगातार आधार विवादों में बना रहा है। अक्सर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने उससे जुड़े कई सारे निर्णय दिए हैं। तो आज के इस डिस्कशन में एक ऐसी ही चर्चा फिर से हमारे सामने आ रही है, जिसकी एक वजह है कि आधार कार्ड को इस बार वोटर ID कार्ड से लिंक करने की बात सामने आई है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वह है आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने में क्या है चिंताएं। तो एक बार फिर से जब इस तरह का नया डिस्कशन सामने आया तो आखिर ऐसी कौन सी चिंताएं हैं जो भर करके हमें देखने को मिल रही हैं, वे कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड को लिंक करने के सामने चुनौतियां हैं, क्यों लिंक किया जा रहा है, इस प्रक्रिया को कैसे शुरू किया गया, कब से शुरू किया गया, हम बात करेंगे। खबर क्या आई है? खबर आई है एक्सप्लेन में, द कंसर्न अराउंड आधार वोटर ID लिंकेज। तो इससे जुड़ी चिंताएं इसमें बताई गई हैं। क्या क्या डायमेंशन हम कवर करेंगे, इसको एक बार जल्दी से देख लें। तो आधार वोटर ID लिंकेज के बारे में बात कर लेंगे, क्या प्रक्रिया है, सरकार ऐसा करना चाहती है तो क्यों सरकार ने इस तरह की व्यवस्था को शुरू किया, क्या यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से सभी पर लागू होगी, चिंता के मुद्दे क्या हैं, क्या है चिंता की वजह, संबंधित चुनौतियां क्या हैं इसके सामने, आगे की राह क्या हो सकती है, और कुछ सवाल जिसे आप सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ें। GS पेपर 2 के अंतर्गत चुनाव प्रक्रिया और शासन व्यवस्था दोनों से ही यह विषय जुड़ता है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। जानते ही आप लोग आधार से जुड़े कई सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, हालांकि वो उसके कुछ तकनीकी या अप्लाइड फॉर्म को कवर करते हैं, अपने अंतर्गत लेकर चलते हैं। तो आधार वोटर ID लिंकेज की बात कहां से शुरू हुई? दरअसल चुनाव आयोग ने वोटर ID और आधार कार्ड को लिंक किए जाने का एक अभियान शुरू किया गया है और 1 अगस्त से इसकी शुरुआत की है चुनाव आयोग ने। इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद से जो चुनाव सुधार की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया गया है। दूसरी बात कि इसमें कई सारे लोगों ने स्वैच्छिक रूप से बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दिखाई है। लोग इस वक्त अपने आधार कार्ड को वोटर ID कार्ड से जोड़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब समस्या क्या आई? समस्या आई कि सुप्रीम कोर्ट में एक इससे जुड़ी रिट याचिका दायर कर दी गई, जिसमें पुनः एक बार निजता का अधिकार हमें सामने देखने को मिला कि निजता के अधिकार के उल्लंघन से जुड़ी वो याचिका थी जो सुप्रीम कोर्ट में भेजी गई। क्या वजह रही होगी, इसको एक बार हमें सोचना चाहिए, क्योंकि कई बार अप्लाइड फॉर्म में या व्यावहारिक रूप से हम उन चीज़ों को जब देखेंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक, वैसे तो ये बात कही जा रही है कि आधार कार्ड को इससे लिंक करना स्वैच्छिक है, यदि आप करना चाहें तो करें, लेकिन कई सारे क्षेत्रों में चूंकि इस प्रक्रिया को शुरू किया गया है, ब्लॉक स्तर पर कई सारी इस तरह की शिकायतें देखने को मिली हैं, जहां पर अधिकारियों ने आधार को वोटर ID से जोड़ने के लिए कहा तो ठीक है, लेकिन ऐसा न करने पर वोटर ID को रद्द किए जाने की बात भी कही। यानी एक तरह से ये दिखाई पड़ रहा है कि दबाव सा बनता दिख रहा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वक्त जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट में भेजी गई। ठीक, अब समझे कि सरकार आखिर ऐसा क्यों करना चाह रही है। तो इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह तो यही है कि चुनाव आयोग का कार्य है जो मतदाताओं की सूची है, मतदाता की सूची को अपडेट रखना, उससे जुड़ी हुई जो त्रुटियां हैं उन्हें दूर करना। यदि किसी मतदाता का नाम एक से कई बार वहां पर दर्ज हो रहा है तो उसको सॉल्व करना या फिर उसको हटाना। ठीक, ये इसका कार्य है, सही रिकॉर्ड्स को बनाए रखना। सरकार का यहाँ पर सरकार की जो मंशा है वो चुनाव सुधार को लेकर के है, कि सरकार का भी मानना है और चुनाव आयोग का ही मानना है कि चुनाव सुधारों को करते रहना चाहिए और उस प्रक्रिया को जितना आसान और पारदर्शी बनाया जा सके वो किया जाना चाहिए। तो मतदाताओं के दोहराव को समाप्त करना। अब ये दोहराव भी दो तरह से देखने को मिलता है प्रमुख रूप से। जैसे एक दोहराव क्या है कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाता, ठीक, यानी कि एक मान लीजिए व्यक्ति है, वो इस निर्वाचन क्षेत्र में ही पंजीकृत है, इसमें भी है और इसमें भी है, A में भी है, B में भी है और C में भी है। वहीं एक दूसरी स्थिति ऐसी दिखाई दे सकती है जहां कोई जो मतदाता है वो एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से ज्यादा बार पंजीकृत हो गया है। तो इस तरह की समस्या जो दोहराव की है इसको दूर करना है और एक नागरिक एक मतदाता पहचान पत्र के रूप में एक नई संकल्पना को साकार करना है। और इस संकल्पना दरअसल नई क्या ही कहें, इस संकल्पना को हमें पूरा करना है कि एक नागरिक के नाम पर एक ही मतदाता पत्र जारी हो और वो एक जगह वोट दे। तो अनिवार्यता की अगर हम बात करें कि क्या ये प्रक्रिया अनिवार्य की गई है सबके लिए, तो सरकार ने इससे जुड़ा एक कानून कुछ समय पहले पारित किया था, उसका क्या नाम है, चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2021। तो इसके चलते ही अब ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है इसको यहाँ से कानूनी रूप से मान्यता मिलती है।
ये जो संशोधन कानून था ये किससे संबंधित था? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, इन दोनों में ही संशोधन की बात करता है। एक संशोधन जो प्रमुख है जो इस टॉपिक से जुड़ता है वो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में धारा 23(4) का जोड़ा जाना। अभी जो धारा 23(4) है यही बात करती है आधार कार्ड को एक तरह से वोटर आईडी कार्ड से लिंक किए जाने की। इसको एक बार देखें इसके नियमों को। तो एक जो निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी होगा, ठीक, उसके लिए इस तरह की बातें कही गई। क्या? पहली बात, किसी भी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से आधार कार्ड मांग सकता है। दूसरी बात, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में जो प्रविष्टियां हैं, जो उनके नाम दर्ज हैं, ठीक, उनके प्रमाणीकरण के लिए मांग सकता है। या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार पहले से नामांकित नागरिकों के लिए आधार संख्या प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है। ये बात उसमें कह दी गई है, ठीक है। इसके अलावा इस संशोधन के लिए जून 2022 में सरकार ने क्या किया कि निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 में भी जो परिवर्तन थे उनको अधिसूचित कर दिया कि अब ये जो पीछे हमने परिवर्तनों को देखा इनको अप्लाइड फॉर्म में लागू किया जाए। इससे जुड़ा एक नियम है, नियम 26B, इसको भी जानना महत्वपूर्ण है। नियम 26B क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम इस सूची में शामिल है, पंजीकरण अधिकारी को अपना आधार नंबर सूचित कर सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हर भाषा का जो इस्तेमाल यहाँ पर किसी भी लाइन में लिखा गया है, सूचित कर सकता है कि फॉर्म में लिखा गया है, बहुत सामान्य तरीके से लिखा गया है, यानी कि विवेकाधीन भाषा आपको यहाँ पर दिख रही होगी। कोई इस तरह की बाध्यता नहीं दिखाई दे रही कि जहाँ पर इसको एक तरीके से अनिवार्य रूप में हम देख सकें। इसके अलावा सरकार और चुनाव आयोग दोनों का आश्वासन है ये बाध्यकारी नहीं है। इसके अलावा आधार को मतदाता पहचान पत्र के साथ जोड़ा जाना वैकल्पिक बताया गया है। तो फिर सवाल ये पूछा जाएगा कि फिर आखिर इतनी समस्या आ कहाँ पे रही है। यहाँ पर एक पॉइंट है जो हमें जानना चाहिए। हालांकि कोई भी नियम अपने आप में पूरी तरह से खराब नहीं होता, लेकिन उससे कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जिस पर प्रतिक्रिया दी जाती है। यहाँ पर भी ऐसा एक पॉइंट आपको दिखेगा। जो नए नियम आए हैं 26B के तहत एक फॉर्म आता है 6B। तो इस फॉर्म क्या है? बेसिकली एक प्रारूप है जिसके जरिए आधार कार्ड को इससे लिंक किया जाएगा, यानी वह प्रारूप जिसमें आधार की जानकारी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को प्रस्तुत की जा सकती है। ठीक, अब इस फॉर्मेट में एक समस्या है। इस फॉर्मेट में एक बात कही गई है कि आधार नंबर या कोई अन्य सूचीबद्ध दस्तावेज जमा किया जा सकता है वोटर आईडी कार्ड से संबंधित, यानी उससे लिंक करने के लिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। लेकिन जो आधार नंबर है यदि वह आपके पास नहीं है, ठीक, आधार संख्या केवल ना होने पर ही आप कोई अन्य दस्तावेज जमा कराने का विकल्प चुन सकते हैं। तो आधार इस वक्त लगभग बहुत सारे लोगों के पास मौजूद है, तो अगर आधार है तो फिर आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा। एक ऐसी समस्या यहाँ से देखने को मिल रही है जिसकी वजह से आगे जाकर के वो मुद्दे खड़े हो रहे हैं। अब एक सवाल ये आता है कि आखिर सरकार या फिर अगर हम किसी प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इतना परेशान से क्यों दिखते हैं कि आधार कार्ड का इस्तेमाल करना ही है या आधार कार्ड को लागू करवाना है, क्यों ऐसा होता है? तो इसका पता हमें यहाँ से चलेगा कि इसकी जो सत्यापन और प्रमाणीकरण की व्यवस्था है इसमें आधार का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि आधार कार्ड किसी भी अन्य आधिकारिक दस्तावेज से कहीं ज़्यादा कवरेज रखता है। आधार कार्ड का जो इस वक्त एक तरीके से हम पंजीकरण की बात करें तो पूरे भारत के स्तर पर बहुत व्यापक रूप से हो गया है। लगभग 99.7% भारत की वयस्क आबादी के पास आधार कार्ड मौजूद है 2021 के डेटा के मुताबिक। तो वयस्क आबादी 99.7% आधार कार्ड रखती है। वहीं अगर आप पैन कार्ड, वोटर कार्ड या राशन कार्ड की बात करेंगे तो वो इतना ज़्यादा व्यापक रूप से सभी के पास मौजूद नहीं है और वो स्पेसिफिक रूप से कुछ खास उद्देश्यों के लिए ही प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, दूसरी बात, आधार कार्ड की खासियत क्या है? बायोमेट्रिक जो प्रमाणीकरण है, ठीक, वो इसको क्या करता है? अन्य आईडी की तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय, ज़्यादा तेज और ज़्यादा लागत प्रभावी भी बनाता है। ठीक, यानी बायोमेट्रिक डेटा यदि किसी व्यक्ति का मौजूद है तो वो और ज़्यादा प्रमाणिक होगा, उसकी विश्वसनीयता और ज़्यादा होगी, ठीक, बाकी आई कार्ड की तुलना में। तो ये वो वजहें हैं जिसके चलते सरकार या प्राइवेट क्षेत्र आधार को वरीयता देते हैं। लेकिन अब जो चुनौतियां हैं एक बार उन पर आते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती एक जो सामने आ रही है, आपको एक केस के बारे में पता ही है, KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 का मामला, जिसका संबंध है निजता के मौलिक अधिकार से। अब हम जिसे मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं, तो एक लैंडमार्क जजमेंट है ये।
यहाँ से ही बात निकल के आती है निजता के मौलिक अधिकार की। तो आधार को अनिवार्य करने के लिए जो कारण बताए गए हैं वे पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि निजता एक मौलिक अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए और इससे जुड़े जो भी कार्य हैं, जो भी कानून है, वो केवल उस हद तक प्रभावी होंगे जहां तक वे इस तरीके के कार्य के लिए आवश्यक होंगे। ठीक, किसी लोक कल्याणकारी कार्य के लिए जरूरी होंगे, यानी युक्त प्रतिबंध की बात उसमें भी आती है। लेकिन एक सवाल यह है कि क्या आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से जोड़ने की जो बात है उससे दोहराव की समस्या का समाधान हो जाएगा या फिर जो भी समस्याएं हमारे सामने हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। एक समस्या यह भी है कि आधार कार्ड का चूंकि इतना व्यापक कवरेज है और हमने पीछे ये देखा कि जिस वैकल्पिक व्यवस्था की बात की जा रही है वास्तव में वो उतनी वैकल्पिक नहीं दिखाई देती। यानी अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपको उसको लिंक करना पड़े तो फिर वो वैकल्पिक वाली बात कहाँ रह गई उसमें। ठीक, और आधार का चूंकि व्यापक कवरेज है इतना ज्यादा, ऐसे में जो लोग आधार कार्ड से लिंक वोटर आईडी कार्ड को करेंगे वो सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी निजी जानकारी सरकार के पास सौंप रहे होंगे। ठीक, तो निजता के अधिकार का उल्लंघन वाली बात यहां से ही निकल करके इस विवाद में आती है। एक और मामला महत्वपूर्ण है यहाँ पर, लाल बाबू हुसैन बनाम निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी मामला 1995 का। ठीक, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोट के अधिकार को केवल पहचान के 4 प्रमाणों पर जोर देकर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर आप पहचान के लिए कुछ ही प्रमाण पत्रों को सूचीबद्ध करते हैं तो केवल वो ही पैमाने नहीं हो सकते और पहचान के लिए कुछ अन्य प्रमाण या फिर वोट का अधिकार सुनिश्चित कर सकते हैं, कुछ दूसरे प्रमाणों का इस्तेमाल करके भी वोटिंग राइट दिया जा सकता है। ये बहुत लैंडमार्क बात है। अब इन केसेस की जो चर्चा है आप इनके नाम अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने के दौरान इस्तेमाल जरूर करिएगा, इससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपके उत्तर लिखने में, काफ़ी ज़्यादा आपका उत्तर और प्रभावी होता जाएगा। ठीक, यहाँ पर बात ये आ गई, आप यहाँ तक समझ गए। ठीक, आगे बढ़े। एक और जो समस्या है वो ये है कि आधार कार्ड केवल निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं है। ऐसे में अगर हम ये बात कहें कि दोहराव की जो समस्या की बात करें, दोहराव की समस्या अगर सॉल्व हो भी जाती है तो एक समस्या फिर भी बची रहेगी, यानी मतदाता सूची से भारत के गैर नागरिकों का सत्यापन इससे कठिन है अभी भी, इससे इसका समाधान नहीं निकल पाएगा। ठीक, दूसरी बात, बायोमेट्रिक आधारित जो प्रमाणीकरण है उसमें भी ऐसा देखा गया है कि त्रुटि हो सकती है। 2018 का डेटा बताता है कि जो बायोमेट्रिक प्रणाली है उसमें लगभग 12% जो हमारे पास आधार कार्ड थे उनमें 12% मामलों में त्रुटि देखी गई। ठीक, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पर और ज़्यादा प्रभावी रूप से दिखाई देगी। यानी कि अगर 12% लोगों का आधार कार्ड किसी भी तरह के एरर से भरा हुआ है तो उन लोगों को आप वोटिंग राइट से दूर तो नहीं कर सकते। ठीक, और ये बात यहाँ पर कही भी जा रही है। तो अब बात फिर ये होगी कि समस्या का समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी योजना लाई गई है तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को भी हमें देख के चलना है, ना केवल नेगेटिव्स को देखना है। उसके सकारात्मक पहलू तो चुनाव सुधार की ओर लेकर के जाते हैं, लोग उसका स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब व्यवस्था में वैकल्पिक की बात उस तरह से लागू नहीं होती जिस तरह से उसको होना चाहिए। मान लिया जाएगा इस बात को कि कई सारे लोग स्वैच्छिक रूप से आधार को वोटर आईडी से लिंक कराने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन यदि कुछ लोग भी करेंगे तो वैकल्पिक वाली बात वहां पर बनी रहनी चाहिए ताकि लोगों की निजता या गोपनीयता को सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए सरकार को जो फॉर्म 6B है उसमें सुधार के जरिए स्पष्ट करना चाहिए कि जो लिंकिंग वाली बात है वो अनिवार्य नहीं है, यानी अगर किसी के पास आधार कार्ड हो भी तो भी वह किसी अन्य डॉक्यूमेंट्स को वहां पर इस्तेमाल कर सके। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, डेटा संरक्षण कानून। तो ये बात उन लोगों के लिए है जो स्वैच्छिक रूप से अपना डेटा सरकार के पास या वोटर आईडी कार्ड से लिंक कराना चाह रहे हैं। ठीक, हालांकि जब पिछली बार ये बात उठी थी कि बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आधार कार्ड को देना अनिवार्य है नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि जो बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स है वहां पर आधार को अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए, लेकिन ये हर चीज पर लागू नहीं होगा, हर व्यवस्था के लिए इसको अनिवार्य नहीं कर सकते। इसके अलावा जो डेटा मौजूद है सरकार के पास या किसी भी सर्वर पर, तो उसका जो संरक्षण है वो बहुत जरूरी है। तो जो कानून लाया जाए उसमें इस व्यवस्था को किया जाए कि उस डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा यदि उस डेटा का किसी भी कारण से उपयोग किया जाता है और उपयोग के अलावा दुरुपयोग किया जाता है तो किसी व्यक्ति की उसमें जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके, तभी हम इस तरह की प्रक्रियाओं का इस समय या फिर आने वाले समय में सॉल्यूशन देख पाएंगे। अभी वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका है दिल्ली उच्च न्यायालय के पास स्थानांतरित कर दी है, उसके आगे जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको देखेंगे, जो भी उनका डिसीजन होगा। तो बढ़े सवाल की तरफ। सवाल यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में ही
पूछा गया है। एक बार देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। दूसरा, राज्य निजी निगमों यानी कॉरपोरेशन से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। उसके अलावा आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। उसके बाद आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? केवल 1 और 4, केवल 2 और 4, केवल 3 या केवल 1, 2 और 3? तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका आपको जवाब देना है। कई लोग सॉल्व कर चुके होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो भी इसका जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न जो मेंस के लिए है, मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की योजना क्या है? इसके उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए संबंधित चिंताओं पर चर्चा कीजिए। इसको भी 250 शब्दों में आप लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेंस की परीक्षाएं नजदीक हैं, खासकर वो लोग जो मेंस लिखने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।